सुशील पंडित जी बैठे हैं जिन्होंने तो इस हकीकत का सामना किया है। तो सर मैं आपसे निवेदन करूंगी कि लोग फिल्म को देखकर सिर्फ फिल्म की तरह भूल जाते हैं, आप हमें इस हकीकत से रूबरू करवाएं। जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। दो छोटी छोटी बातें। इस देश में यह भ्रांति फैलाई गई कि महाराजा हरि सिंह अपना एक छत्र राज्य बनाए रखना चाहते थे, कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह बनाकर उस टापू के राजा बनकर अपनी ऐश करना चाहते थे। वस्तुतः स्थिति इससे ठीक विपरीत थी और नेहरू ने इस बात को स्वयं कबूला। मैं आपको डेट देता हूं, यह लोकसभा की रिकॉर्डेड कार्रवाई का हिस्सा है। 24 जुलाई 1952 पहली लोकसभा, भारत की चुनी हुई लोकसभा की बैठक थी और उसमें जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह मेरे पास आए और कहे, संदेश भिजवाया कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो, और मैंने उनसे कहा जल्दी क्या है, इस हड़बड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर एक पेचीदा मामला है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स केस और हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जबकि पूरी दुनिया में उन्होंने यह प्रचार करवा दिया कि हरि सिंह असमंजस में थे, दुविधा में थे। हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री आरसी काक को दिल्ली भेजा। नेहरू ने 3 दिन उनसे इंतजार करवाया, उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी, मिलने से मना कर दिया। कहा जब तक शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बना के नहीं भेजोगे तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। और इसी कारण उन्होंने सरदार पटेल से जम्मू कश्मीर का मामला अपने पास ले रखा था। बाकी सारे स्टेट्स के यूनियन का मामला सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के पास था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट वो देख रहे थे। और सुनिए, जिस निजाम हैदराबाद ने 1.25 साल तक भारत के आजाद होने के भारत में विलय से नानुकुर की, वहां के हिंदुओं पर भीषण अत्याचार किए, उनका जेनोसाइड किया, उनका आए दिन लूटपाट की, उनको देश से निकाला, हैदराबाद रियासत से निकाला, उसने जब ऑपरेशन पोलो के बाद घुटने टेके तो उसको राज प्रमुख बनाया जो कि गवर्नर इक्विवेलेंट है। महाराजा हरि सिंह चिरौरी करते रहे और अंत में यूनिलैटरल अनकंडीशनल एक्सेशन पर साइन किया, पूरे कश्मीर की रियासत को देश को सौंपा। उन्हें कश्मीर से एग्जाइल, जलावतन किया, देश निकाला दिया और वो आखिरी सांसें उन्होंने मुंबई में ली, वो अपनी मातृभूमि नहीं लौट पाए। उस समय की राजनीति के कुचक्र कुछ ऐसे थे कि शेष भारत स्वाधीनता मना रहा था हजारों वर्ष की, सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद, और कश्मीर शेख अब्दुल्ला को सौंपा जा रहा था। जिस कश्मीर को महाराजा रंजीत सिंह ने पठानों से 1819 में मुक्त कराया और वहां के हिंदू कुछ चैन की सांस ले रहे थे, वो फिर गुलामी में भेज दिए गए। और उसी से जुड़ा ये प्रश्न है, आपने फिल्म के माध्यम से शायद देखा हो 2-3 साल पहले, ये कितनी बड़ी त्रासदी है। ये हमारा 7वां विस्थापन था 1990 का। जो पहले 6 विस्थापन थे वो भारत के उस काल में हुए जब हम स्वतंत्र नहीं थे, हम दास थे, हमारी अपनी सेना नहीं थी, हमारा अपना शासन नहीं था, इस देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, छिन्न भिन्न छोटे छोटे राज्य थे और उन राज्यों पर भी कभी औपनिवेशिक आधिपत्य था या फिर विदेशी शासन का प्रभाव था। ये कैसी विडंबना है कि जब पूरा देश एक हो गया, 90 करोड़ की जनसंख्या है, 800 चुने हुए सांसदों की संसद है, चुना हुआ प्रधानमंत्री है, 15 लाख की फौज है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालयों की श्रृंखला है और लोअर जुडिशरी तो बेहिसाब है, पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, जीता जागता प्रेस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मानवाधिकारों की घोषणा है, यूनाइटेड नेशंस है, 20वीं सदी है। और इसमें जो औरंगजेब नहीं कर पाया, 1990 में कश्मीर घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया गया और ये पूरा देश चुपचाप देखता रहा।
कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और ये एक छोटा सा कोई कालखंड नहीं है, आज इस बात को 35 वर्ष हो गए। जब जब लौटने की कोशिश की, नरसंहार हुए, भीषण नरसंहार हुए। 1997 में वंदहामा हुआ, 98 में संग्रामपुरा हुआ, नरीमर हुआ 2003 में, जिसमें दर्जनों लोग लाइन से खड़ा करके, छोटे बच्चे तक, जिनमें मैगजीन खाली कर दी गई AK-47 की। क्यों? क्योंकि घाटी को हिंदू विहीन रखना था। आज तक किसी पर कोई मुकदमा नहीं चला है। इस देश में कोई छोटा सा रेल हादसा हो जाता है, कोई हाईवे पर दुर्घटना हो जाती है, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठती है, पता करें कि क्या था, ह्यूमन एरर था या कोई सबोटाज था या कोई मैकेनिकल फेलियर था। 500,000 Hindus had to flee for their life। अपनी जान बचाकर एक पूरे के पूरे समुदाय को कश्मीर से निष्कासित कर दिया गया। आज तक कोई सरकार एक व्हाइट पेपर नहीं लाई है, कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठी है। जिन लोगों ने सार्वजनिक इंटरव्यूज में यह कहा कि हमने मारे हैं, हमने जस्टिस नीलकंठ गंजू को मारा है, हमने दूरदर्शन डायरेक्टर लसा कौल को मारा है, हमने टिकालाल टपलू को मारा है, हमने आपके स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और उसके 4 लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा है क्योंकि वो इंडियन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। वो लोग आज जिंदा हैं, किसी पर कोई मुकदमा नहीं चला। जो मुकदमे चल रहे थे वो स्थगित हो गए। बिट्टा कराटे जिसने कहा कि मैंने 22 के बाद गिनना बंद कर दिया, उसको बेल देते वक्त मजिस्ट्रेट जी.आर. वानी ने लिखा, आई नो दिस मैन हैज कमिटेड सच हीनस ऑफेंसेस दैट ही मे डिजर्व वर्स देन अ कैपिटल पनिशमेंट, बट आई हैव टू लेट हिम गो बिकॉज द स्टेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज प्रोसिक्यूशन। अभियोजन पक्ष इस पर मुकदमा चलाने में रुचि नहीं ले रहा है, तो मैं इसको कितनी देर तक जेल में रखूं? वो जब बाहर निकलता है तो उसका किसी दूल्हे की तरह अपने मोहल्ले में स्वागत होता है। लोग सीटियां बजाते हैं, बैंड बाजे के साथ गाने गाते हैं, उसकी तरफ झूम झूम के नाचते हैं और उसका स्वागत करते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस माहौल से निकल करके एक पूरा का पूरा समुदाय, जिसके बहुत से लोग, बहुत से यानी हजारों लोग, एक शरणार्थी कैंप है जिसमें इस समय 24,000 लोग हैं। जगती का शरणार्थी कैंप है जम्मू के पास, आज भी रह रहा है न्याय की प्रतीक्षा में। यह परिस्थिति है। और फिल्म, एक 2.5 घंटे की फिल्म में आप क्या क्या देख सकते हैं। एक एक विस्थापित निष्कासित कश्मीरी अपने आप में एक फिल्म है। किस किस पर क्या क्या दिखाइएगा। इस परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं और मुझे ये कहते हुए दुख है कि आज, क्योंकि कुछ महीनों से पत्थरबाजी नहीं हो रही है, पाकिस्तान की हालत खराब है, वो कंगाल है, और कश्मीर में अब तक अब्दुल्ला मुफ्ती की सरकार नहीं थी जो कि प्रश्रय देती थी, बचाती थी, FIR नहीं होने देती थी, FIR हो जाए तो जेल नहीं जाने देती थी, जेल में चले गए तो खातिरदारी करती थी, बाहर निकल करके सरकारी नौकरी देती थी। क्योंकि ऐसा तंत्र इस समय आपकी ऊपर छत्र छाया बनकर नहीं है, तो लाजिम बात है एक टैक्टिकल रिट्रीट है। पत्थरबाजी रुकेगी, कलाशनिकोव लेकर कोई एनकाउंटर नहीं होगा, ISIS के झंडे लेकर मस्जिद से कोई जुमे के रोज नारेबाजी नहीं करेगा क्योंकि पता है पिटाई होगी। लेकिन क्या ये अपने आप में काफी है कि ये कह देना कि अब स्थितियां सामान्य हैं? ये स्थितियां अगर सामान्य हैं तो जम्मू कश्मीर में AFSPA क्यों लगा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट? स्थितियां अगर सामान्य हैं तो वहां राष्ट्रीय राइफल्स की 65 बटालियनें क्या कर रही हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 8, 10 नहीं, 15, 20 नहीं, 65 बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स इस वक्त जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रही हैं। और हमारे बेटे
देश के चप्पे चप्पे से एक एक जिला कोई नहीं है जहां जिसने अपने बेटे कश्मीर में नहीं खोए हैं। मैं इस धरती को नमन करता हूं। 1947 में इस देश ने, इस राज्य ने पीरू सिंह दिया कश्मीर को, कश्मीर की हिफाजत की। परमवीर चक्र पीरू सिंह। इसी राज्य ने मेजर शैतान सिंह दिया परमवीर चक्र। रिजान नामक भारत की रक्षा करते हुए कश्मीर का हिस्सा था। आज भी इस राज्य के कोने कोने से, देश के कोने कोने से हमारे बेटे, हमारे भाई कश्मीर में जूझ रहे हैं, जान हथेली पे लेके लड़ रहे हैं। आज भी कश्मीर केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया में जिहाद दो जगह पर पूरी मानवता के लिए चुनौती बना हुआ है, एक इजराइल में और एक कश्मीर में। इन दोनों जगहों पर जिहाद को लगता है कि एक लो हैंगिंग फ्रूट है, एक अवसर है दुनिया को झुकाने का और अपनी बात मनवाने का। और इन दोनों मोर्चों पर जिस तरह की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, मेरा सीना फूलता है मैं जब देखता हूं गजा में, लेबनान में, वेस्ट बैंक में, यमन तक, इराक तक, सीरिया तक, ईरान तक क्या मार मारता है इजराइल। इस तरह जबड़ा उखाड़ने की जरूरत है, कमर तोड़ने की जरूरत है जिहाद, उनकी अमानवीय हरकतों की। याहिया सिनवार जो भी मारा गया, उसने कहा था कि हमसे शिष्टाचार की उम्मीद मत कीजिए। शिष्टाचार? औरतों का अपहरण करके, सामूहिक बलात्कार करके उनकी नग्न देह पर नाचने वालों का शिष्टाचार से क्या लेना देना हो सकता है? और यही काम उन्होंने कश्मीर में किया। आपने कश्मीर फाइल में गिरजा तिक्कू के जीवित देह को आरे पर चिरते हुए देखा गया था। यह कल्पना नहीं थी, ऐसा हुआ गिरजा तिक्कू के साथ, ऐसा हुआ सरला भट्ट के साथ, ऐसा हुआ प्राणा गंजू के साथ। एक फिल्म आपको केवल सतही तौर पर कुछ बता सकती है जो घट गया, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि आप सचेत रहिए, कल वहां हुआ है, ये कहीं भी हो सकता है। इस पूरे देश में आज ऐसे हालात हैं कि अगर आप सचेत नहीं रहे और आंखें मूंदे रहे और आईपीएल में और फ्राइडे की न्यू रिलीज में और अपने सोप ओपेराज में, टीवी शोज में, नए फैशन में और नए क्या लजीज खाने परोसे जा रहे हैं, नए रेस्टोरेंट्स में, नई क्विजीन्स में, नए म्यूजिक में अगर व्यस्त रहे तो इस देश को और जूझना पड़ सकता है। सर, मैं सिर्फ एक बात और आपसे पूछूंगी, ताकि आपने जो कहा है कि हमें सजग रहना होगा। 19 जनवरी 1990 को ऐसे कौन से विकल्प दिए गए थे कि अगर आम इंसान को जब उसके बारे में सोचना पड़ जाए, परिवार या प्राण या शरण, एक बार बस आप वो और बताएं हमें, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, 19 जनवरी हम सांकेतिक रूप में अपने निष्कासन का एक दिवस के रूप में याद करते हैं और अपने हर आत्मीय को उसकी याद दिलाते हैं। जो उस समय नहीं थे, बाद में जन्म लिया, उनको बताते हैं कि ये भूलने लायक दिन नहीं है। आप सोचिए, आप घर में बंद, उस वक्त कश्मीर की स्थिति यह थी कि हिंदू छितरे हुए थे पूरी घाटी में। मुश्किल से 5% थे हम एक पूरे जनसमूह का, और एक जगह कहीं इकट्ठा होकर के नहीं रहते थे। कहीं 100-50 के मोहल्ले में 2 घर हैं, किसी गांव में 1 परिवार है, 2 परिवार हैं। हम पूरे कश्मीर में थे, हर कस्बे में, हर चप्पे चप्पे पर थे, लेकिन थे बहुत कम, मुट्ठी भर थे। और जब 12 से 19 जनवरी के बीच एक हफ्ता हर रोज आधी रात को बड़े बड़े हुजूम निकलते थे,
और मस्जिदों से नारे लगते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, रूस पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है, क्योंकि अफगानिस्तान से रूस की सेनाएं निकल गई थी। नारा लगता था असगस पन्नुई पाकिस्तान बटव रुस्त बटन्योसान। कश्मीरी में ये नारा है, इसका मतलब है हमें चाहिए अपना पाकिस्तान, भट्टों के बिना यानी मर्दों के बिना, बटन्योसान बटनियों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ। तो वो एक दो घर उस समुद्र में, वहशियों के समुद्र में, रात को उन सर्दियों में, कश्मीर में जनवरी की सर्दियां ऐसी होती हैं कि हाथ को हाथ नहीं सूझता है। घरों में टेलीफोन्स नहीं होते थे तब। उनके पास महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस थे? पढ़ने लिखने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग, व्हाइट कॉलर पीपल, कोई तैयारी नहीं थी। और जिनके पास एक आध फोन था वो फोन करते थे तो दूसरी तरफ पुलिस में कोई उठाने वाला नहीं था। दिल्ली ब्यूरोक्रेट्स को फोन करते थे, कोई जवाब नहीं। हमारे पास बदामी बाग कैंटोनमेंट में आर्मी थी। मैं कर्नल RSN सिंह जी से रास्ते में आता हुआ बात कर रहा था कि हम पर न जाने क्या ऐसा ग्रह दशा थी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे देश के, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, और लेफ्टिनेंट जनरल जकी 15 कोर के कोर कमांडर थे। ऐसा नहीं है कि किसी को दिख नहीं रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। एक अगर रूट मार्च हो जाता, सिर्फ एक, फायरिंग की जरूरत नहीं थी, लाठीचार्ज की जरूरत नहीं थी, एक आर्मी का कॉलम निकल जाता, लोगों को समझ में आती कि ये देश अपनी रक्षा के लिए आज तैयार खड़ा है। It was an absolute system failure, ऊपर से नीचे तक मानो हम लोगों को भेड़ियों के हवाले कर दिया गया हो। तो ऐसे में लोगों के पास केवल इतना ही विकल्प था कि अपने बूढ़े माँ बाप, अपने बच्चों और महिलाओं की रक्षा के लिए क्या किया जाए, जिंदा रहा जाए, आज मर जाया जाए, या कल आकर के लड़ा जाए। और जिसको जो सूझा उसने वो किया। शायद शब्द कम पड़ जाते हैं जब ऐसी बात सुनते हैं, रूह कांप जाती है। सच में कहना पड़ेगा, जागो हिंद के शेर। हम सबको सजग रहना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आप बीती हमसे साझा की है। और इजराइल जिस तरह लोहा ले रहा है, वो हमारे लिए न सिर्फ एक सबक होना चाहिए, एक प्रेरणा होना चाहिए। मैं आपको केवल एक पंक्ति याद दिलाना चाहूंगा। अमेरिका, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसी के दम पर नाचता है इजराइल, उसने धमकाया कि अगर युद्ध विराम नहीं करोगे तो हमें आपको हथियार देने के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। इजराइल कितना छोटा सा है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 80 लाख से कम यहूदी हैं वहां। 80 लाख यानी करोड़ बाग की पॉपुलेशन से कम है दिल्ली के, और दर्जन भर देशों के आसपास से घिरा हुआ है। उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हमें अपने नाखूनों और दांतों से अगर लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, लेकिन यह युद्ध कब रुकेगा इसका फैसला हम करेंगे।